हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन गॉस केमिस्ट्री क्लासेस। बेटा आज हम लोग बात करने जा रहे हैं न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करेंगे। ठीक है बेटा, न्यूक्लिक एसिड में अगर हम बात करें तो कुछ पॉइंट हैं, आइए हम लोग देख लेते हैं। एवरी जनरेशन ऑफ ईच एंड एवरी स्पीसीज रिजेंबल्स इट्स एंसेस्टर इन मेनी वेज। प्रत्येक स्पीसीज़ की जो प्रत्येक जनरेशन होती है बेटा, वो अपने पूर्वज के करैक्टर की बहुत सारे तरीके से क्या होते हैं, करैक्टर में सिमिलरिटी रखते हैं, रिजेंबलेंस रखते हैं बेटा। हाउ आर दीज करैक्टरिस्टिक ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। ठीक है, ये करैक्टरिस्टिक हमारी जो होती है, जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, ये किस तरीके से जाती है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल क्या होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे बेटा। इसके लिए बेटा जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है, न्यूक्लियस। ठीक है, किसी भी हमारे लिविंग सेल का जो हमारा इनहेरेंट करैक्टर के लिए ट्रांसमिशन के लिए जो रिस्पॉन्सिबल मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस ऑफ ए लिविंग सेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इनहेरेंट करैक्टर कॉल्ड हेरिडिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, हेरिडिटी बोलते हैं। ठीक है, हेरिडिटी समझ में आ जाना चाहिए। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा कि इनहेरेंट करैक्टर के ट्रांसमिशन के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन होता है बेटा, तो एक मोटा मोटा पॉइंट कौन होगा बेटा, न्यूक्लियस होगा। ठीक है, लेकिन ये बात जरा सा थोड़ा सा गौर फिक्र करने वाली जरूर बात है बेटा कि मेरे ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन इस तरीके से दिया गया है, जो मेरा सबसे नज़दीक वाला ऑप्शन होता है उसी ऑप्शन को हमें करना है। ठीक है, अगर हमें क्वेश्चन ये पूछा जाए कि इनहेरेंट करैक्टर के लिए, हेरिडिटी के लिए जो हमारा रिस्पॉन्सिबल होगा बेटा, वो क्या रिस्पॉन्सिबल होगा, तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में अगर ऑप्शन में दे दिया जाए बेटा, क्या दे दिया जाए, न्यूक्लियस दे दिया जाए, ठीक है, और क्रोमोसोम दे दिया जाए, प्रोटीन दे दिया जाए और न्यूक्लिक एसिड अगर दे दिया जाए, तब यहाँ पर अगर ऑप्शन अगर लगाना है तो न्यूक्लियस तो हो ही जाएगा, लेकिन क्रोमोसोम भी हो जाएगा बेटा, प्रोटीन भी, इस तरीके से सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर इसमें चारों में अगर चूज करना है तो तुम क्या लगाओगे बेटा, न्यूक्लिक एसिड लगाओगे। ठीक है, आगे चल के आइए हम देख लेते हैं। कह रहा है पार्टिकल इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर हेरिडिटी कॉल्ड क्रोमोसोम। ठीक है, कह रहा है कि जो हमारा पार्टिकल होता है बेटा, जो न्यूक्लियस ऑफ द सेल, न्यूक्लियस के सेल के न्यूक्लियस में जो पाया जाता है, उसके लिए जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल होता है वो क्या होता है बेटा, वो होता है क्या, क्रोमोसोम। ठीक है, जो क्रोमोसोम जो होता है वो हमारा क्या होता है, न्यूक्लियस के अंदर का पार्टिकल होता है, जो इनहेरेंट करैक्टर के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। लेकिन इस बात का भी फिक्र करना जरूरी है बेटा कि जो क्रोमोसोम होता है, वो हमारा क्रोमोसोम जो बना होता है बेटा, वो किस तरीके से बना होता है, हमारा बना होता है ये प्रोटीन से मिलकर के बना होता है, और अगर हम दूसरी बात करें बेटा तो न्यूक्लिक एसिड से भी मिलकर के बना होता है। तो हम इस तरीके से दो क्वेश्चन अगर समझ में आ जाना चाहिए कि जो क्रोमोसोम जो होता है वो बना होता है, किससे बना होता है, एक हम बोलेंगे न्यूक्लिक एसिड से, दूसरा हम क्या बोलेंगे बेटा, प्रोटीन से बात करेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये सारी बातें क्लियर हो गई। अच्छा, ये न्यूक्लिक एसिड जो है, अब हमें अगर क्वेश्चन करना होगा तो हम न्यूक्लिक एसिड करेंगे बेटा। क्यों, क्योंकि मेन जो हमारा इनहेरेंट करैक्टर को जो हमारा ट्रांसमिशन का काम करता है वो कौन है बेटा, डीएनए और आरएनए। ये बात आपको बायोलॉजी में भी पढ़ा होगा आपने। दीज आर मेनली, आइए हम लोग देख लेते हैं। जो न्यूक्लिक एसिड होती है वो हमारी न्यूक्लिक एसिड क्या होती है बेटा, वो दो तरीके की होती है, टू टाइप्स की एक बात किया जाए। एक तो हमारी क्या होगी बेटा, एक हमारी होगी क्या होगी, डीएनए होगा बेटा, और दूसरा जो होता है हमारा क्या होगा बेटा, वो आरएनए होगा। ठीक है, तो डीएनए की बात कर सकते हैं और किसकी बात कर लेंगे, आरएनए की बात कर लेंगे। तो हमारा जो न्यूक्लिक एसिड होता है दो तरीके का, एक डीएनए और दूसरा क्या होगा बेटा, आरएनए होगा। ठीक है, अच्छा, ये जो न्यूक्लिक एसिड होती है, ये न्यूक्लिक एसिड क्या होती है बेटा, वो पॉलीमर होती है। किसकी पॉलीमर होती है बेटा, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर होता है। जैसे इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने अभी जो भेजा था आपको प्रोटीन में बताया था, प्रोटीन आर द पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड, तो उसका प्रोटीन का मोनोमर क्या हुआ बेटा, अमाइनो एसिड हुआ। उसी तरीके से हमारे न्यूक्लिक एसिड का भी जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का जो हमारा पॉलीमर होता है, वो पॉलीमर हमारा कौन होगा बेटा, वो हमारा क्या होगा, इस तरीके से अगर हमें एक बात किया जाए तो हमारा ये जो न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं वो मोनोमर होंगे। इसका मतलब होगा बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड हमारे आपस में मिलकर के क्या बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे, जिसे हम नाम देते हैं बेटा, क्या नाम देते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, इसका मतलब हम न्यूक्लिक एसिड को हम क्या नाम दे सकते हैं बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड नाम दे सकते हैं। हाँ बेटा, अब हम लोग जेम्स डी.वाई. वाटसन साहब की बात करने जा रहे हैं। जेम्स डी.वाई. वाटसन साहब की अगर बात किया जाए तो इनके ये जो पैदा हुए थे, बार डेट ऑफ बर्थ की अगर बात किया जाए तो ये पैदा हुए थे 1928 में बेटा। ठीक है, शिकागो में।
ठीक है। अगर बात किया जाए कि वाटसन साहब की अगर बात किया जाए तो इनको वाटसन साहब को पीएचडी डिग्री बेटा मिली थी 1950 ईस्वी में फ्रॉम इंडियाना यूनिवर्सिटी इन जूलॉजी। ठीक है बेटा। अगर आपसे इस तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि इनको ये पीएचडी कहाँ से हासिल किए थे तो क्या बताओगे बेटा, इंडियाना यूनिवर्सिटी से बताओगे। और बेटा अगर आपसे अगर कहा जाए कि ये कौन सा टॉपिक था तो क्या बताओगे बेटा, इनका टॉपिक क्या था, जूलॉजी था बेटा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए अगर इसकी इनकी बात किया जाए कि ये किस लिए फेमस हुए बेटा, तो एक क्वेश्चन हमारा ये आता है स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात किया जाए। ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए फॉर विच ही शेयर्ड विद फ्रांसिस क्रिक एंड मॉरिस विल्किन द 1962 नोबेल प्राइज़। बेटा एक पॉइंट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। कब नोबेल प्राइज़ मिला था बेटा, 1962 ईस्वी में। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा बेटा कि नोबेल प्राइज़ जो मिला था वो वाटसन साहब को किस लिए मिला था, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की डिस्कवरी के लिए फेमस हुए थे। और जब फिजियोलॉजी और मेडिसिन पर 1962 में जब नोबेल प्राइज़ दिया गया बेटा, तब इनको फ्रांसिस क्रिक के साथ और विल्किंस साहब के साथ, ठीक है, इनको नोबेल प्राइज़ में शेयरिंग करवाई गई। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 1962 में नोबेल प्राइज़ मिला था फिजियोलॉजी और बेटा किस पर, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी पर मिला था। ठीक है। और इनका लेकिन ये अगर कहा जाए वाटसन साहब किस लिए फेमस हुए थे बेटा, तो फेमस होने की इनकी वजह क्या थी बेटा, फेमस होने की वजह दूसरी थी बेटा। ठीक है। और इनके नोबेल प्राइज़ को मिलने की वजह दूसरी थी। तो ही इज़ द बेस्ट नोन फॉर हिज डिस्कवरी, ये अपनी डिस्कवरी के लिए बेस्ट नोन जाने जाते थे। ये इनकी डिस्कवरी क्या थी बेटा, स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए थी। लेकिन 1962 में नोबेल प्राइज़ क्रिक और विल्किन के साथ मिला, किस टॉपिक पर बेटा, इस बात को मत भूलिएगा, फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन पर मिला। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं, दे प्रपोज दैट डीएनए मॉलिक्यूल्स टेक्स द शेप ऑफ डबल हेलिक्स। इन्होंने बेटा ये बताया कि जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो डीएनए मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, वो डीएनए मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो कैसा होता है बेटा, डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है बेटा, डबल हेलिक्स होता है। इस तरीके से डबल हेलिक्स हम बात कर सकते हैं। एंड एलिगेंटली सिंपल स्ट्रक्चर दैट रिजेंबल्स ए जेंटली ट्विस्टेड लेडर। बेटा आपने देखा होगा जो ऐसी घूमी हुई जो सीढ़ी देखा होगा उस तरीके से जो स्ट्रक्चर होता है वो डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। किसने बताया, ये वाटसन साहब ने बताया। और जो भी सीढ़ी होती है हमारी, इसको मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा बेटा। ठीक है। जैसे अगर हम इस तरीके से अगर बात करें तो ये इस तरीके से है और ये इस तरीके से बेटा। तो जो ये रेल्स है बेटा, ये बगल की जो लाइन लगाया जा रहा है, इसमें शुगर और क्या होता है बेटा, शुगर और क्या होता है बेटा, फास्फेट होता है। और जो इसमें रंग्स होते हैं बेटा, रंग्स का मतलब जैसे सीढ़ी के डंडे होते हैं बेटा, ये जो डंडे हैं बेटा, ये डंडे जो होते हैं ये किसके बने होते हैं बेटा, बेसिस के बने होते हैं। तो जो हमारा डीएनए का डबल हेलिक्स होता है इस तरीके से उसका शेप होता है। आप इसको आप बगल फिगर में हमने दिखा दिया बेटा। आइए हम लोग थोड़ा सा रीडिंग कर लेते हैं बेटा। कह रहा है द रेल्स ऑफ लैडर और मेड ऑफ अल्टरनेट यूनिट ऑफ शुगर एंड फास्फेट। ठीक है बेटा। जो इसके जो रेल्स होते हैं, रेल्स का मतलब जानते हैं बेटा, बगल की जो हमारी सीढ़ी के जो बगल के जो बास टाइप में लगा होता है उसको हम फास्फेट और शुगर डिऑक्सी राइबोज होते हैं। और जो रंग्स होते हैं, रंग्स बोले तो बेटा क्या बोलोगे, रंग्स का मतलब ये है कि जो सीढ़ी के अंदर जो डंडे होते हैं बेटा, ठीक है, वो हमारे जो डंडे होते हैं वो प्यूरिन और पायरिमिडीन बेस से मिलकर के बने होते हैं। प्यूरिन होता है और पायरिमिडीन बेसिस होते हैं इसमें। ठीक है। ये प्यूरिन पायरिमिडीन बेसिस जो होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा ये आपस में बंधे होते हैं। ठीक है। दिस रिसर्च लेड द फाउंडेशन ऑफ द इमर्जिंग फील्ड ऑफ मॉलिकुलर बायोलॉजी बेटा। ठीक है। इसमें अगर हम इस तरीके से बात करें तो इसके रिसर्च से एक ब्रांच की डिस्कवरी हुई, ऐसे बोल सकते हैं। या एक क्या कहते हैं, एक हमारी नई फील्ड हमारी जनरेट हुई जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, मॉलिकुलर बायोलॉजी भी बोल सकते हैं बेटा। ठीक है। हम अगर बात करें बेटा तो कह रहा है द कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस
एक्सप्लेन हाउ आइडेंटिकल कॉपीज ऑफ पेरेंटल डीएनए पास ऑन टू डॉटर सेल। ये हमारी किस तरीके से हमारी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर जो होते हैं न्यूक्लियोटाइड बेस के, किस तरीके से आइडेंटिकल कॉपीज जो होती हैं हमारे पेरेंट से बेटा, पेरेंट डीएनए से हमारा क्या होता है, डाटर डीएनए सेल्स में ट्रांसमिट होती हैं। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। दिस रिसर्च लॉन्च्ड ए रिवॉल्यूशन इन बायोलॉजी। बेटा ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट बेटा पॉइंट है कि अगर हम बात करें कि इस रिसर्च से अगर हम बात करें तो बायोलॉजी में एक क्रांति आई, जिसे हम बोलते हैं मॉडर्न रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है बेटा, इस तरीके से अगर हमसे कहा जाए मॉडर्न डीएनए टेक्नोलॉजी की क्या हुई बेटा, इस तरीके से एक रिवॉल्यूशन क्रांति आई। ठीक है, अब बेटा हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं कंपोजिशन के बारे में बात करेंगे बेटा। हाँ बेटा, अब हम लोग बात करेंगे केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं। केमिकल कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड की अगर बात किया जाए बेटा, तो जब कभी भी हम न्यूक्लिक एसिड की हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, तब हमारा क्या क्या मिलता है, एक हमारा शुगर, पेंटोज शुगर मिलती है, दूसरा हमारा क्या मिलेगा, फास्फोरिक एसिड मिलेगा, तीसरा हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, ये तीन मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा जब हाइड्रोलिसिस किया जाएगा हमारे किसी भी न्यूक्लिक एसिड, चाहे वो डीएनए वाली हो और चाहे वो हमारी कौन सी वाली हो बेटा, आरएनए वाली हो। ठीक है, आइए हम थोड़ा सा इस तरीके से बात करते हैं। जब कभी भी बेटा हम डीएनए और की या आरएनए की हाइड्रोलिसिस करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तब हमें क्या क्या मिलता है बेटा, हमें शुगर फास्फेट मिलता है, पेंटोज शुगर मिलती है बेटा। ठीक है, क्या क्या मिलेगी हमें, पेंटोज शुगर मिलेगी। ठीक है, फास्फोरिक एसिड की बात किया जाए और नाइट्रोजन कंटेनिंग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, बेसिस बोलते हैं। ठीक है बेटा, इस तरीके से तीन मॉलिक्यूल की हम बात कर सकते हैं। हमारा क्या क्या याद रखिएगा, क्या क्या है बेटा, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। एक हमारा पेंटोज शुगर हो गई, दूसरा हमारी फास्फोरिक एसिड हो गई, तीसरी हमारी क्या होगी, बेसिस। ये बेसिस क्या, अभी बेसिस के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। ठीक है, ये कैसी होती हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग के होती हैं और कैसी होती हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती हैं। कैसी होती हैं बेटा, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती हैं। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ये हमारी कैसी होती है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड होती है जिसे हम क्या बोलते हैं, बेसिस बोलते हैं। ठीक है, कह रहा है इन डीएनए मॉलिक्यूल द शुगर मॉइटी इज बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज है, इन द आरएनए मॉलिक्यूल बीटा डी राइबोज। ठीक है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, इस तरीके इसके बारे में जानकारी करना जरूरी है बेटा। डीएनए मॉलिक्यूल में जो शुगर मॉइटी होती है वो हमारी क्या होती है, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज। ठीक है, ध्यान रखिएगा, डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज और आरएनए में बेटा हमारा क्या होता है, बीटा डी राइबोज होता है। इसको हम स्ट्रक्चर से आपको हम दिखाएंगे बेटा, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए में याद रखना, क्या याद रखोगे, बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, और आरएनए में हमारा क्या पाया जाता है, बीटा डी राइबोज पाया जाता है। बीटा डीऑक्सीराइबोज और बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज और बीटा डी राइबोज के बारे में हम थोड़ा सा आपको समझाएंगे बेटा। इस तरीके से आप लोग फिगर में देखें तो ये जो फिगर में इस तरीके से बना हुआ है, ये हमारा किसके लिए बेटा, ये हमारा आरएनए के लिए है बेटा। ये किसके लिए है, आरएनए के लिए है। और ये हमारा जो है बेटा वो किसके लिए है, डीएनए के लिए है। ठीक है, ये हमारा किसके लिए, डीएनए के लिए। ठीक, अगर मैं इस तरीके से बात करूँ, यहाँ पर आप देखोगे बेटा, अगर हम बात करें तो पेंटोज शुगर है, पेंटोज शुगर में ध्यान दीजिएगा 1 कार्बन 1 2 3 4 5। ठीक है बेटा, 1 2 3 4 5 इस तरीके से कार्बन दिख रही है। आप देखोगे बीटा में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं आपको कार्बोहाइड्रेट में भी बता चुका हूँ, जब पहले कार्बन पर OH ग्रुप हमारा क्या होता है बेटा, अगर हमारे ऊपर होता है, ठीक है, तब ये हमारा क्या होता है बेटा ये हमारा बीटा वाला होगा। और अगर यही पहले कार्बन पर OH अगर हमारा नीचे होता तो हमारा क्या होता, अल्फा होता। इस वजह से जब फिगर कभी दिया जाए तो इस वाले फिगर से आप इसको पहचान लेना कि अल्फा वाला है या बीटा वाला है। ठीक, और ध्यान दीजिएगा ये बीटा डी राइबोज की अगर बात किया जाए बेटा, तो बीटा डी राइबोज में ध्यान दीजिएगा, बीटा डी राइबोज में दूसरे पोर्शन पर भी OH ग्रुप है बेटा। ठीक है, और दोनों स्ट्रक्चर में कोई सिमिलरिटी कोई डिफरेंसेस नहीं है बेटा। लेकिन जब डीएनए का स्ट्रक्चर देखते हो तो यहाँ पर भी OH हमारा ऊपर है
ऊपर है तो इसका मतलब ये क्या हुआ बेटा, बीटा ही हुआ। ठीक है, लेकिन ध्यान दीजिएगा बेटा ये दूसरे कार्बन पर ये OH ग्रुप हमारा नहीं है। OH ग्रुप ना होने का मतलब यहाँ से ऑक्सीजन मिसिंग है। अगर ऑक्सीजन मिसिंग है इसी वजह से हमने इसका नाम क्या दिया, बीटा तो होगा ही होगा। क्यों, क्योंकि हमारा ये OH ग्रुप ऊपर है, बीटा हो गया। और ये कैपिटल D हमारा कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताता है, इसके बारे में तो याद ही करना पड़ेगा, इसको कोई मतलब ही नहीं बेटा। ठीक है, ये सब बातें हम कार्बोहाइड्रेट में बता चुके हैं। अगर आप कॉन्फ़िगरेशन के बारे में जानना चाहते हैं तो पीछे जाकर के हमारे लेक्चर देख सकते हैं बेटा। ठीक है, हाँ बेटा, अब हम न्यूक्लिक एसिड के बेसिस की बात कर लेते हैं। तो डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस। डीएनए में बेटा क्या होते हैं, 4 बेसिस पाए जाते हैं। एक हमारा क्या होता है बेटा, एडेनिन होता है। दूसरा हमारा ग्वानिन होगा। तीसरा हमारा साइटोसिन होगा। चौथा हमारा क्या होगा बेटा, थायमिन होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। डीएनए कंटेन्स 4 बेसिस। ठीक है बेटा, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या होगा बेटा, थायमिन की बात किया जाए। ठीक है, लेकिन अगर आरएनए की अगर यहीं पर बात कर लिया जाए तो आरएनए में हमारे क्या होते हैं, आरएनए में भी हमारे क्या होते हैं बेटा, 4 ही बेस पाए जाते हैं आरएनए में। ठीक है, जो फर्स्ट 3 बेसेस जो क्या होंगे वो तो हमारे सेम होंगे जैसे कि डीएनए में है। और चौथा हमारा क्या होगा बेटा, यूरेसिल। इसका मतलब मैं ये बात कह सकता हूँ कि अगर मैं आरएनए की अगर बात करूँ तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और क्या होगा, थायमिन होगा बेटा। ठीक है, और आरएनए की अगर बात किया जाए तो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो डीएनए की जैसा ही होगा, जैसे कि डीएनए में था वैसे ही आरएनए में होगा। बस थायमिन की जगह पर बेटा क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो डिफरेंस है कहाँ पर है बेटा, वो चौथे बेस पेयर की बात किया जाए तो यूरेसिल में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। ये हमारे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन और यूरेसिल जो 5 बेस हैं इसको हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। ये हमारा जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है बेटा, ध्यान दीजिएगा इसमें अगर मैं इसको थोड़ा सा डिवाइड करूँ इस तरीके से, मैं ऐसे ही पढ़ाता हूँ बेटा, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा अपना पढ़ाने का तरीका है, ये आपका याद हो जाएगा बेटा अच्छे तरीके से। अभी अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूं तो जो एडेनिन होता है और ग्वानिन होता है वो बेटा क्या होगा, प्यूरिन। ठीक है, वो क्या होगा बेटा, प्यूरिन होगा। ठीक है, और जो हमारा क्या है ये साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल जो होता है वो हमारा क्या होगा बेटा, पायरिमिडीन होगा। क्या होगा, पायरिमिडीन। तो ध्यान रखिएगा, प्यूरिन हमारा क्या होता है, एडेनिन और ग्वानिन होगा। और पायरिमिडीन क्या होगा बेटा, थायमिन होगा। और साइटोसिन होगा और क्या होगा बेटा, और यूरेसिल होगा। ठीक है, अच्छा, याद करने के लिए क्या ध्यान देना पड़ेगा बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्यूरिन जो है, प्यूरिन में वर्ड देखिए तो कम है। ठीक है, प्यूरिन में क्या है, वर्ड कम है, तो इसमें 2 साइकिल है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। एडेनिन और ग्वानिन में आप देखेंगे 2 साइकिल बनी है। जहां पर भी 2 साइकिल बनी होगी समझ जाना ये कौन है बेटा, प्यूरिन है। ठीक है, और अगर जिसका वर्ड नाम लिखने में बेटा क्या कहते हैं, ज़्यादा वर्ड लग रहे हैं जैसे कि पायरिमिडीन, इसमें अगर आप देखोगे तो क्या होगा, सिर्फ एक साइकिल है बेटा। ठीक है, साइटोसिन, थायमिन, यूरेसिल किसी की भी अगर बात कर लिया जाए तो ये नीचे की जो तीनों हैं ये सब कौन है बेटा, पायरिमिडीन है। तो प्यूरिन, पायरिमिडीन को पहचानना आप लोग सीख गए। 2 साइकिल प्यूरिन, 1 साइकिल होगी तो पायरिमिडीन। ठीक, इस तरीके से मोटा मोटा हिसाब आपके दिमाग पर बैठा है बेटा। और अगर मैं ध्यान दीजिएगा बेटा, जो हमारा ये एडेनिन है, अगर मैं एडेनिन की बात कर लूँ और अगर ग्वानिन की बात कर लूँ, एडेनिन और ग्वानिन में अगर मैं देखूं बेटा तो एडेनिन और ग्वानिन में, एडेनिन में हमारा कौन सा ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप है। ठीक है, एडेनिन से क्या ध्यान दे देना कि ए फॉर एडेनिन, ए फॉर क्या हो जाएगा बेटा, अमाइनो ग्रुप आ जाएगा। ठीक, और ग्वानिन की अगर बात किया जाए तो ग्वानिन में ग्वा ओ, जहां पर हमारा क्या था बेटा, NH2 ग्रुप था, वहीं पर हमारा क्या ग्रुप आ जाएगा, O ग्रुप, CO ग्रुप आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप आ जाएगा। ठीक है, इससे ध्यान दीजिएगा, O फार क्या हो जाएगा, ग्वानिन की अगर बात कर लिया जाए, इस तरीके से पहचान जाना। लेकिन ध्यान दीजिएगा दूसरे कार्बन पर, दूसरे अगर कार्बन की बात किया जाए तो NH2 ग्रुप भी है, इस बात पर भी क्या कहते हैं आप लोग थोड़ा सा गौर फिक्र करिएगा बेटा। तो एडेनिन में टॉप पर क्या होगा बेटा, अमाइनो ग्रुप है, और ग्वानिन में टॉप पर कौन है, ऑक्सीजन है बेटा। ठीक, इस तरीके से दोनों में समझ में आ जाना चाहिए, एडेनिन और ग्वानिन। ठीक, अब मैंने क्या कहते हैं इस तरीके से ब्लॉक क्यों बनाया बेटा, इसलिए मैं समझने के लिए बनाया हूं। अगर आप एडेनिन पर ध्यान दें बेटा तो NH2 ग्रुप हमारा टॉप पर है, NH2 ग्रुप टॉप पर है। अगर इसके नीचे अगर मैं देखूं साइटोसिन जो कि पायरिमिडीन है, यहां पर भी हमारा क्या है बेटा, ये NH2 ग्रुप हमारा क्या है, टॉप पर है, ये NH2 ग्रुप टॉप पर है। इससे ये कन्फर्म हो गया कि हमारा जो इस तरीके से आपके दिमाग पर इस तरीके याद हो जाना चाहिए, एडेनिन है, फिर ग्वानिन बगल में है, साइटोसिन एडेनिन के नीचे है। तो जो हमारे एडेनिन में ग्रुप टॉप पर आ रहा है वही टॉप पर हमारा क्या हो जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। क्योंकि उसको वहीं से याद करो, क्योंकि वो वहीं होगा वाला कॉन्सेप्ट जो मैं बताता हूँ वही सबसे बेस्ट होता है बेटा। कि क्वेश्चन आएगा तो ये तो फिगर देगा, जब फिगर देगा तो मुझे कम इस तरीके से पहचान लूंगा मैं। ठीक है,
और रही बात बेटा साइटोसिन और थायमीन की अगर बात किया जाए तो साइटोसाइथिन और थायमीन में अगर आप देखिए तो टॉप पर कार्बोनिल ग्रुप है बेटा, CO ग्रुप है कहाँ पर, ग्वानिन में। ठीक है, अगर मैं ग्वानिन की अगर मैं बात करूँ तो ग्वानिन वाले में आप देखिए तो ऑक्सीजन टॉप पर है बेटा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, उसके नीचे हमारा कौन है बेटा, थायमीन है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बात करें तो हमारा ये थायमीन है, दूसरा कौन है बेटा, यूरेसिल है। तो थायमीन और यूरेसिल में भी कौन कौन सा ग्रुप है, CO ग्रुप इस तरीके से टॉप पर है। तो इस तरीके से मोटा मोटा हिसाब इस तरीके से आप दिमाग पर रखेंगे कि हमारा कैसे पहचानेंगे हम बेटा, अगर ऑक्सीजन टॉप पर इस तरीके से अगर मिल जा रहा है, एक साइकिल है तो थायमीन या यूरेसिल होगा, और अगर 2 साइकिल है अगर ऑक्सीजन टॉप पर मिल रहा है तो समझ जाना बेटा ग्वानिन, ओ ग्वा ग्वा ओ, ठीक है, और ग्वानिन आ जाएगा। ठीक, इस तरीके से सारी बातें समझ में आ जाना चाहिए। और ये ग्वानिन बेटा एम्स 2018 में पूछा गया था अभी ये, ठीक है, एम्स 2018 में भी जस्ट पूछा गया था, ग्वानिन का स्ट्रक्चर दिया गया था बेटा, और उसके बाद ये पूछा गया था एम्स, ठीक है, 018, ठीक है, इस तरीके से 18 में ये पूछा गया था। ठीक है, और हम बात करेंगे बेटा, एक बात और चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है कि और पायरिमिडीन को पहचानने का तरीका एक बेटा और भी है। पायरिमिडीन के पहचानने का तरीका एक और है कि जो हमारा ये, चाहे साइटोसिन की बात कर लिया जाए बेटा, चाहे हम थायमीन की बात कर लें बेटा, चाहे हम यूरेसिल की बात कर लें, सब में आप देखेंगे तो CO ग्रुप CO ग्रुप CO ग्रुप इस तरीके से यहाँ पर CO ग्रुप आ रहा है। तो इससे भी आप पहचान सकते हैं कि एक हमारी साइकिल हो, एक रिंग हो, उसके साथ साथ यहाँ पर नाइट्रोजन, यहाँ पर इसको नंबर 1 देंगे बेटा, इसको नंबर 2 देंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर अगर बात किया जाए तो ये हमारा क्या होगा, नंबर 1 और नंबर 2 इस तरीके से हम दे देंगे। ये हमारा दूसरा नंबर है, ये नाइट्रोजन। ठीक है, तो दूसरे पर हमारा क्या होगा, ऑक्सीजन। यहाँ पर सारे के सारे क्या कहते हैं, जितने भी साइटोसिन है, थायमीन है और क्या है बेटा, यूरेसिल है, सब में ऑक्सीजन ऑक्सीजन दिख रहा है। ठीक, अब आपको एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन और यूरेसिल को स्ट्रक्चर से पहचानने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बेटा, आपको क्वेश्चन कर लेना चाहिए फिलहाल। ठीक है, इस तरीके से जैसे सेट किया है मैंने वैसे ही दिमाग पर सेट होना चाहिए, गलत नहीं होगा बेटा, गारंटी है मेरी। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं बेटा। अब हम लोग बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की बात करने जा रहे हैं बेटा। ठीक है, बात कर चुके शुगर मॉइटी के बारे में बात कर चुके। अब नाइट्रोजनस बेस और शुगर की अगर बात किया जाए, दोनों को मिला करके हम अब क्या करेंगे उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। तो स्ट्रक्चर की बात किया जाए, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड के बारे में हम बात करते हैं। ए यूनिट फॉर्म बाय अटैचमेंट ऑफ बेस ऑफ 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। बेटा जो हमारा न्यूक्लियोसाइड है, जो हमारा ये शुगर था, उस शुगर की अगर मैं बात करूं तो शुगर के एक पहले कार्बन एटम पर ये हमारा कौन सा ग्रुप लगा है, क्या लगा हुआ है, बेस। अगर हमारे 1' पोजीशन पर हमारा क्या लग जाए बेटा, बेसिस लग जाए। अगर हमारे ये क्या लग जाए बेटा, बेसिस अगर लग जाए, तो अगर बेसिस लग जाएंगे तो अब हम इसको हम क्या नाम देंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, इस तरीके से अगर बात की इसको न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। और अगर ये 5वें कार्बन पर, अगर मैं इस तरीके से 5वें कार्बन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 5वें कार्बन पर मेरा क्या है बेटा, ये फास्फेट ग्रुप अगर हमारा इस तरीके से अगर लग जाए तब हम इसको नाम देंगे बेटा न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीज़ होती है बेटा, ये न्यूक्लियोसाइड का स्ट्रक्चर होगा। और अगर मैं इस तरीके से अगर बात करूँ तो ये हमारा न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर होगा। तो न्यूक्लियोसाइड में एक बात याद रखने की ज़रूरत है बेटा, अगर आपसे कहा जाए न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियोटाइड में क्या होगा बेटा, एक हमारा क्या होगा 2D बीटा D2-डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे अगर DNA की बात कर रहे हैं, और बेस की बात करेंगे बेटा। और अगर मैं न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहे हैं और DNA की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तब यहाँ पर क्या होगा बेटा, बीटा 2-डीऑक्सीराइबोज की बात करेंगे। ठीक है, ये तो हमारा शुगर होगा, उसके साथ साथ हमारा बेस तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ हमारा फास्फेट भी होगा। ठीक है, इसका मतलब मैं आपको दिखाऊं बेटा, तो ये हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा ये न्यूक्लियस होता है, सॉरी न्यूक्लियोटाइड होता है, उस न्यूक्लियोटाइड में हमारे क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, सॉरी न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो हम ये बात कर सकते हैं बेटा, क्या बात करेंगे, ये हमारा शुगर पाया जाता है, और उसके साथ साथ क्या पाया जाता है बेटा, बेसिस की बात करेंगे बेटा, और हम बात करेंगे शुगर और बेसिस की बात करेंगे बस। ठीक है, और लेकिन अगर न्यूक्लियोटाइड की अगर मैं बात करूं बेटा, तो यहाँ पर शुगर होगा और हमारा क्या होगा बेटा, बेसिस होंगे और हमारा क्या होगा, फास्फेट होगा। ठीक है, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं न्यूक्लियोटाइड में। न्यूक्लियोसाइड में केवल अगर मैं बात करूं तो सिर्फ हमारा क्या होगा बेटा,
किस चीज़ का फ़र्क होगा, सिर्फ हमारा क्या होगा बेटा, सिर्फ हमारे फास्फेट का फ़र्क है बस। अगर शुगर और अगर बेसेज हैं तो वो न्यूक्लियोटाइड होगा, और अगर शुगर और बेस और अगर फास्फेट अगर तीनों हैं तो हम उसको क्या नाम देंगे बेटा, तब उसको हम क्या नाम देंगे, तब हमको न्यूक्लियोटाइड नाम देंगे। ठीक है, ये बात क्लियर होना चाहिए। कह रहे ए यूनिट फॉर्म बाई अटैचमेंट ऑफ बेस ऑफ 1' पोजीशन ऑफ शुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड। कह रहा है कि अगर हमारी 1' पोजीशन पर अगर हमारा बेस अटैच हो जा रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे बेटा, न्यूक्लियोसाइड बोलेंगे। कह रहा है इन न्यूक्लियोसाइड द शुगर कार्बन आर नंबर्ड 1', 2', 3' एंड सो ऑन। कह रहा है ETC इन ऑर्डर टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम द बेसेस। ठीक है, इसको हम पहचान सकते हैं, फिगर दिया गया है 14.5 में, आप देख सकते हैं 1', 2', 3', 4', 5', इस तरीके से 1' पोजीशन पर बेस लगा हुआ है और 5' पर फास्फेट ग्रुप नहीं लगा है। अगर नहीं लगा है तो ये हमारा कौन होगा बेटा, ये हमारा कौन होगा, ये न्यूक्लियोसाइड होगा। और अगर हमारे पास अगर फास्फेट अगर ग्रुप लग गया है तभी हमारा कौन होगा बेटा, न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, कह रहे हैं न्यूक्लियोटाइड आर ज्वाइंट टुगेदर बाय द फास्फो, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, जितने भी न्यूक्लियोटाइड होते हैं वो आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा क्या होते हैं बेटा, बंधे होते हैं। कौन कौन सी पोजीशन पर, 5' पोजीशन एंड 3' पोजीशन ऑफ कार्बन ऑफ पेंटोज शुगर। ठीक है, पेंटोज शुगर के, ठीक है, 5' पोजीशन और 3' पोजीशन पर क्या होते हैं बेटा, इस तरीके से फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा आपस में न्यूक्लियोटाइड बंधे होते हैं। आइए हम लोग फिगर में देखते हैं बेटा, ये इसी को हम नाम देते हैं बेटा 3,5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज भी नाम देते हैं। ठीक है, इसको मैं फिगर में दिखाऊंगा बेटा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको फिगर में अगर देखें बेटा तो इस फिगर में आप देखिए तो ये जो हमारा इस तरीके से यहाँ पर लगा हुआ है फॉर्मेशन ऑफ डाई न्यूक्लियोटाइड की बात कर रहा है। डाई न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या हुआ, एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से किस तरीके से आपस में लिंकअप होकर के फास्फोडाइएस्टर लिंकेज का फॉर्मेशन करता है बेटा, उसके बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। अगर हम बात करें तो ये यहाँ पर लिखा होगा बेटा, अगर आप इस तरीके से देखें तो ये हमारा शुगर है, ये बेस है, ये हमारा फास्फेट है, ये हमारा क्या है बेटा, फास्फेट। ये पूरा एक हमारा न्यूक्लियोटाइड हुआ बेटा, ये क्या है, ये पूरा हमारा एक न्यूक्लियोटाइड हुआ और दूसरा न्यूक्लियोटाइड हमारा इस तरीके से ये दूसरा न्यूक्लियोटाइड हुआ। तो एक न्यूक्लियोटाइड ये और ऊपर वाला दोनों न्यूक्लियोटाइड दोनों आपस में कहाँ से पर लिंकअप होंगे, यहाँ पर आप देखिएगा। पहले न्यूक्लियोटाइड की बात किया जाए तो इसके 3' पोजीशन की अगर बात किया जाए, जहाँ पर मैंने अभी टिक किया, ठीक है, इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ये हमारा जो है ये 3' पोजीशन की अगर बात किया जाए तो ये 3' पोजीशन पर OH ग्रुप है और दूसरे वाले में इसको नंबर 1 दे देता हूँ, इसको नंबर हम 2 दे देते हैं बेटा। दूसरे वाले में अगर आप देखते हैं तो ये हमारा 5' पोजीशन पर हमारा क्या है, 5' पोजीशन पर अगर मैं इस तरीके से देखूं तो ये 5वें का कार्बन पर हमारा ये क्या फास्फेट ग्रुप लगा है। तो ये 3rd वाला कार्बन पर OH और 5वें का फास्फेट ग्रुप आपस में क्या होगा बेटा, इस तरीके से आप जैसा कि देख रहे हैं। ठीक है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा होगा आपको, ये है बेटा फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। यही बॉन्ड हमारा होता है 3' और 5' पोजीशन के बीच में, फास्फेट ग्रुप इस तरीके से आकर के लिंकअप हो जाता है और लिंकअप होने के बाद हमारा इस तरीके से क्या हो जाती है, फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। इसको हम एक नाम और दे सकते हैं, इसको और सही से लिखना चाहें तो इसको हम लिख सकते हैं 3 और 5, क्या लिखेंगे, 3, 5 फास्फोडाइएस्टर लिंकेज। ठीक है, क्योंकि 3' पोजीशन पर पहले वाले की न्यूक्लियोटाइड की कार्बन और 5वें कार्बन की सेकंड वाले न्यूक्लियोटाइड के आपस में लिंकअप होकर के फास्फोडाइएस्टर। हाँ बेटा, हम लोग डाई न्यूक्लियोटाइड के बारे में बात कर चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे बेटा न्यूक्लिक एसिड के बारे में बात करने जा रहे हैं, सिंप्लीफाइड वर्जन ऑफ न्यूक्लिक एसिड चेन। ठीक है, उसके बारे में बात करेंगे। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड चेन के बारे में बात करूं बेटा, तो जो हमारा न्यूक्लिक एसिड होता है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड का ही क्या होता है बेटा, पॉलीमर होता है। तो न्यूक्लियोटाइड, कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के द्वारा आपस में बनते हैं और क्या बनाते हैं, न्यूक्लिक एसिड का फॉर्मेशन करते हैं बेटा। अगर मैं न्यूक्लिक एसिड चेन के में देखूं तो जो हमारी ये न्यूक्लिक एसिड की चेन होती है वो शुगर, फास्फेट, माटी से मिलकर के बनी होती है बेटा। ठीक है, क्या होती है, इसमें सिर्फ शुगर होती है और क्या होती है, फास्फेट होती है। ठीक है,
शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, शुगर फास्फेट, इस तरीके से हमने बताया जब था जो ट्विस्टेड, अभी वाटसन क्रिक जब हम पढ़ा रहे थे क्या कहते हैं, तब हमने बताया था, वाटसन साहब ने बताया था कि जो हमारा डीएनए डबल हेलिक्स होता है वो हमारा ट्विस्टेड लैडर की तरीके होता है, और जो रेल्स होते हैं वो किसके बने होते हैं बेटा, शुगर और फास्फेट के बने होते हैं, और जो रंग्स बने होते हैं जो हमने बताया था पायदान या स्टेप्स या डंडे बोल सकते हैं बेटा, वो किसके बने होते हैं, बेसिस के बने होते हैं बेटा, ठीक है। इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, हमारे बेसिस के बने होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें इसमें, अगर बात किया जाए तो इसमें अगर इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो जो इन्फॉर्मेशन, ऐसी इन्फॉर्मेशन जिस इन्फॉर्मेशन के जरिए केवल मुझे न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस के बारे में जानकारी मिलती है, ऐसे न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। इसका मतलब ये मैं कह सकता हूँ कि प्राइमरी स्ट्रक्चर में केवल फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा क्या होते हैं, शुगर फास्फेट एक न्यूक्लियोटाइड हमारा जो होता है दूसरे न्यूक्लियोटाइड से क्या होता है बेटा 3,5 फास्फोडाइस्टर लिंकेज के द्वारा बंधा होता है, ठीक है। इससे हमें कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, प्राइमरी स्ट्रक्चर की इन्फॉर्मेशन मिलती है। आइए हम लोग थोड़ा रीडिंग करते हैं, लगाते हैं। इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन द चेन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज कॉल्ड, क्या बोलोगे बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। अगर केवल हमें सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड के बारे में अगर हमें पता चलती है तब हम उसे क्या बोलेंगे बेटा, प्राइमरी स्ट्रक्चर। लेकिन क्या होता है बेटा, हाँ, इसमें जैसे ही हमारा ये प्राइमरी स्ट्रक्चर बनता है उसके साथ हमारा एक न्यूक्लियोटाइड की जो चेन होती है वो दूसरी न्यूक्लियोटाइड की चेन के साथ क्या होती है, आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, ठीक है, इस तरीके से ट्विस्टेड लैडर लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, जो कि कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। तो न्यूक्लिक एसिड हैव सेकेंडरी स्ट्रक्चर आल्सो, न्यूक्लिक एसिड में क्या होता है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हुआ करता है। अगर मैं इस तरीके से अगर मैं बात करूं तो न्यूक्लिक एसिड में हमारा क्या है बेटा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर भी हमारा न्यूक्लिक एसिड में होता है बेटा, ठीक है। अगर और सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे हुआ होगा ये बात बता सकते हो, जब हमारा बेस पेयर क्या होगा, एक बेस हमारा दूसरे बेस से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा क्या होगा बेटा, पेयरिंग किया होगा, बेस पेयरिंग की होगी, तब हमारा क्या हुआ होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हुआ होगा, ठीक है। जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव ए डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। एक क्वेश्चन यही बात बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा कि अगर आपसे कहा जाए कि डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर किसने दिया था बेटा, तो क्या नाम दोगे, जेम्स वाटसन की बात कर लिया जाए एंड क्या कहते हैं बेटा, और फ्रांसिस क्रिक की बात किया जाए तो इन्होंने डबल हेलिक्स डीएनए का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। इस तरीके से बात कर सकते हैं, जेम्स वाटसन एंड फ्रांसिस क्रिक गेव ए डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए, जो कि बगल हमें दिखाया गया बेटा। इस तरीके से हम स्ट्रक्चर को दिखा सकते हैं। अगर बेटा स्ट्रक्चर में ध्यान दें तो जो हमारा स्ट्रक्चर में आप ध्यान दीजिएगा, जो रेल्स बनी होती है वो हमारी रेल्स इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये हमारी शुगर फास्फेट की रेल्स बनी हुई है बेटा, ठीक है। यहाँ पर भी आप इस तरीके से आप देख सकते हैं, ये हमारी कौन है, शुगर फास्फेट से बनी हुई है। और इसके बीच में जो बना हुआ है बेटा, ये आप देखोगे बीच में, ये हमारा क्या है बेटा, नाइट्रोजनस बेसिस हैं बेटा, जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा आपस में इस तरीके से बाइंड अप किए हुए हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी डबल स्ट्रैंड हेलिक्स सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए समझ में आ जाना चाहिए। यहाँ लिखा हुआ डबल स्ट्रैंड हेलिक्स स्ट्रक्चर फॉर डीएनए। अगर आपसे कहा जाए ये कौन सा स्ट्रक्चर होता है तो ये क्या बताओगे बेटा, ये हमारा कौन सा स्ट्रक्चर होगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होगा, ठीक। आइए हम लोग आगे बात करते हैं। कह रहा है टू न्यूक्लिक एसिड चेन आर बाउंड अबाउट ईच अदर एंड हेल्ड टुगेदर बाय हाइड्रोजन बॉन्ड। दो हमारी न्यूक्लिक एसिड की जो चेन होती हैं वो आपस में, ठीक है, वाउंड अप होती हैं, आपस में इस तरीके से मिली होती हैं बेटा। और ये कौन से बॉन्ड के द्वारा बाइंड अप होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है इनके बेस के बीच में, ठीक है। दो स्ट्रैंड न्यूक्लिक एसिड चेन के बीच में जो हमारा बेसेस होते हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा इस तरीके से बाइंड अप होते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो एडेनिन और जो हमारा क्या होता है बेटा, थायमीन होता है, उसमें हमारे दो बॉन्ड होते हैं इस तरीके से बंधे होते हैं। और ग्वानिन और साइटोसिन जो होते हैं वो हमारे क्या होते हैं बेटा, ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा बंधे होते हैं, ठीक है।
टू स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों स्टैंड हमारे जो होते हैं वो आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब बेटा हमारा इस तरीके से क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्या मतलब ये हुआ कि पूरक होते हैं, बगैर एक दूसरे के पूर्ण रूप से नहीं होंगे। ठीक है, जब तक दो स्टैंड आपस में नहीं मिलेंगे तब तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, इस वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर पूरा डेवलप नहीं होगा और डीएनए का स्ट्रक्चर पॉसिबल तब तक नहीं है। कह रहा है टू स्टैंड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, दोनों स्टैंड आपस में कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। एंड हाइड्रोजन बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन ए स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस। स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस का मतलब क्या हुआ बेटा, वही बात जो हमने अभी बताया आपको कि जो हमारा क्या कहते हैं एडनिन है वो केवल थायमिन से ही हमारा बॉन्ड बाइंड करेगा डीएनए में बेटा। ठीक है, और अगर मैं ग्वानिन की अगर बात किया जाए तो केवल हमारा क्या होगा, साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा ही बाइंड अप होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है बेटा कि हमारा जो है ग्वानिन हमारा थायमिन के साथ बाइंड अप होले, इसी को बोलेंगे स्पेसिफिक पेयर ऑफ बेस। ठीक, जैसा कि आगे हम बात कर रहे हैं बेटा, एडनिन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। फिर ठीक है बेटा, अगर मैं बात करूं तो जो हमारा एडेनिन है वो हमारा क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किसके साथ बेटा, थायमिन के साथ बनाएगा। जबकि जो साइटोसिन होता है वो साइटोसिन हाइड्रोजन बॉन्ड किसके साथ बनाएगा बेटा, ग्वानिन के साथ बनाएगा। ठीक है, तो एडनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड और ग्वानिन और साइटोसिन के साथ के पास क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड होता है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे ग्वानिन में हमारा और साइटोसिन में क्या होता है बेटा, ट्रिपल बॉन्ड है। और अगर मैं बेटा इस तरीके से अगर मैं दिखाऊं तो ये हमारा थायमिन और एडनिन में अगर देखोगे तो क्या होगा बेटा, डबल बॉन्ड होगा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस तरीके से स्ट्रक्चर को आपको समझा दिया। आइए हम लोग आगे बात करते हैं बेटा। इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स इज प्रेजेंट। ठीक है, अगर बेटा मैं तो डीएनए की बात कर रहा था, अगर मैं आरएनए की अगर बात करूं तो आरएनए में क्या होता है, केवल सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स पाया जाता है बेटा। ठीक है, क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि आरएनए में क्या होता है, जनरली क्या होता है, सिंगल स्ट्रैंडेड हेलिक्स होता है कि डबल स्टैंडर्ड, तो क्या बताओगे बेटा, सिंगल स्टैंडर्ड होता है। लेकिन कह रहा है कि समटाइम्स फोल्ड बैक टू इटसेल्फ, लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटा, ये आपस में इस तरीके से फोल्ड अप हो जाते हैं। माना कि ये हमारा सिंगल स्टैंडर्ड था, ठीक है, ये सिंगल स्टैंडर्ड क्या था बेटा क्या कहते हैं, हेलिक्स था। लेकिन कभी कभी क्या होता है, यही स्टैंड क्या होता है बेटा, ये फोल्ड अप हो जाता है, तो इस वजह से क्या हो जाता है बेटा, डबल स्टैंडर्ड हो जाता है। इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ आरएनए की अगर बात किया जाए तो कैसा होता है, सिंगल स्टैंडर्ड हेलिक्स पाया जाता है, which sometimes fold back on itself। कभी कभी क्या होता है, वो खुद ब खुद वही अपनी ही स्टैंड क्या होती है, आपस में फोल्ड अप कर लेती है और डबल स्टैंडर्ड भी बना सकती है। ठीक, अब हम बात करेंगे बेटा आरएनए के बारे में, बात करेंगे थोड़ा सा, और भी पॉइंट दिए गए हैं। आरएनए मॉलिक्यूल्स और ऑफ 3 टाइप्स, आरएनए मॉलिक्यूल 3 तरीके के होते हैं। ठीक है बेटा, कितने तरीके के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं बेटा, 3 टाइप्स में, एंड दे परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ये आरएनए 3 तरीके के होते हैं और ये अपने फंक्शन को अलग अलग तरीके से परफॉर्म करते हैं। ठीक है, इनको हम नाम देते हैं, एक हमारा यही है बेटा। ठीक है, एक हमारा इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, मैसेंजर आरएनए भी नाम देते हैं, एमआरएनए भी नाम देते हैं बेटा, राइबोसोमल आरएनए भी देते हैं और टीआरएनए भी नाम देते हैं। ठीक है, इस तरीके से दे आर नेम्ड एज मैसेंजर आरएनए, एमआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, आरआरएनए, ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए। ये सब आप लोग बायोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ते हो, मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है बेटा। ठीक है, अब हम लोग खुराना साहब की बात करते हैं बेटा। हरगोबिंद खुराना साहब की अगर बात किया जाए तो एक पॉइंट यही है बेटा कि हरगोबिंद खुराना साहब जो पैदा हुए थे कब, 1922 में। ठीक है, 1922 में ये बेटा क्या हुए थे, पैदा हुए थे। फिर बाद में इन्होंने क्या किया, अपनी एमएससी डिग्री को हासिल की बेटा, कहाँ से, पंजाब यूनिवर्सिटी, जो कि कहाँ पर है बेटा, लाहौर। ठीक है, ही ऑब्टेन एमएससी डिग्री फ्रॉम पंजाब यूनिवर्सिटी इन लाहौर। ठीक है बेटा, ये यूनिवर्सिटी कहाँ पर है बेटा, पंजाब यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, लाहौर में है। ही वर्क विद द प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग। ठीक है, इन्होंने ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इन्होंने कौन से प्रोफेसर के साथ काम किया, तो क्या बताओगे, व्लादिमीर प्रिलॉग। ठीक है, इन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर प्रिलॉग के साथ काम किया, जिन्होंने खुराना के थॉट को और फिलॉसफी को बेटा, ठीक है, खुराना की थॉट को और फिलॉसफी को किसकी तरफ मोड़ दिया बेटा, साइंस की तरफ मोड़ दिया। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, इस तरीके से हम बात कह सकते हैं कि इन्होंने
प्रोफेसर व्लादिमीर प्रलाग के साथ काम किया और इनके साथ काम करते वक्त ही खुराना की जो सोच थी और फिलासफी थी वो किसकी तरफ मुड़ गई बेटा, साइंस की तरफ मुड़ गई, और जिस पर इन्होंने बहुत सारे इफ़र्ट भी किए, ठीक है, काम भी किए हैं और प्रयास भी किए काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। आफ्टर ए ब्रीफ स्टे इन इंडिया, ठीक है बेटा, कुछ दिन इंडिया में रुकने के बाद इन 1949, ठीक है बेटा, 1949 ईस्वी की अगर बात किया जाए तो 1949 ईस्वी को ये कहाँ पर गए बेटा, वेंट बैक टू इंग्लैंड वापस गए, और वहाँ पर इन्होंने किसके साथ काम किया, प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. केन्नर एंड प्रोफेसर ए.आर. टोड, ठीक है बेटा, जी.डब्ल्यू. केन्नर और प्रोफेसर ए.आर. टोड के साथ इन्होंने काम किया, ठीक है, जी.डब्ल्यू. कन्नर और प्रोफेसर ए.आर. टोड। ये क्वेश्चन अभी अगर पूछा जाए बेटा तो इनकी थॉट को कौन क्या कर चेंज किया था, प्रोफेसर क्या बोलोगे बेटा, व्लादिमीर प्रलोग, और फिर जब ये इंग्लैंड बैक होकर के वापस जब गए थे तब किसके साथ इन्होंने काम किया था बेटा, ये इंपॉर्टेंट है, किसके साथ, प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. केन्नर के साथ और प्रोफेसर ए.आर. टोड के साथ, ठीक है बेटा, दो प्रोफेसर हैं, इसको याद रखना बेटा। आगे बात करते हैं, इट वाज एट कैम्ब्रिज यूके, ठीक है, ये यूके की बात है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात थी, जब इनका जो इंटरेस्ट था बेटा वो किस की तरफ मुड़ा बेटा, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरफ, ठीक है। ये बात मैं कह सकता हूँ कि ये कैम्ब्रिज की बात है जो कि यूके में है बेटा, ठीक है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की बात है कि इनका जो इंटरेस्ट था वो प्रोटीन और कहाँ पर बेटा, न्यूक्लिक एसिड की तरफ चेंज हुआ बेटा। इस तरीके से बढ़ सकते हैं, कह सकते हैं बेटा कि यहाँ पर प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड के प्रति ये इंटरेस्टेड हुए, कौन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब, ठीक। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है बेटा कि खुराना साहब को नोबेल प्राइज़ मिला था, कब मिला था बेटा, 1968 में, ठीक है। अगर मैं नोबेल प्राइज़ की अगर मैं बात करूँ बेटा तो ये 1968 में नोबेल प्राइज़ मिला था, ठीक है। और ये नोबेल प्राइज़ किस टॉपिक पर मिला था बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी में, ठीक है। कहाँ पर बेटा, मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी, ठीक है। और कब मिला था बेटा, 1968 में मिला था। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है किसके साथ मिला था बेटा, तो आप बताओगे, ठीक है, मार्शल नीरेनबर्ग और रॉबर्ट होली के साथ मिला था बेटा, फॉर क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। जेनेटिक कोड की क्रैकिंग के लिए क्या कहते हैं इनको, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ फॉर जेनेटिक, इस तरीके से यहाँ पर आ गया, डॉक्टर खुराना शेयर्ड विद द नोबेल प्राइज फॉर द मेडिसिन एंड फिजियोलॉजी इन 1968 विद मार्शल नीरेनबर्ग एंड रॉबर्ट होली, ठीक है। मार्शल नीरेनबर्ग के साथ और किसके साथ बेटा, रॉबर्ट होली के साथ क्या कहते हैं इनको क्या हुआ, नोबेल प्राइज मिला, ठीक है। एक क्वेश्चन और भी पूछा जाता है किस लिए मिला था, तो फॉर क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। टॉपिक क्या था, मेडिसिन और फिजियोलॉजी पर मिला था बेटा नोबेल प्राइज, ठीक है। और इन्होंने इनका एफर्ट क्या था, ठीक है बेटा, फॉर क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड। इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, तो इस तरीके से लगा देना, ठीक है। अब हम थोड़ा सा क्या कहते हैं समराइज करने की बात करें तो कह सकते हैं डॉक्टर हरगोविंद खुराना साहब 1922 में पैदा हुए थे। एमएससी डिग्री बेटा कहाँ से, पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इन्होंने प्राप्त किया। इन्होंने प्रोफेसर व्लादिमीर प्रलोग के साथ काम किया जिन्होंने इनकी थॉट को और फिलॉसफी को किसकी तरफ मोड़ दिया बेटा, साइंस की तरफ मोड़ दिया बेटा। और कुछ दिन इंडिया में रुकने के बाद 1949 में ये कहाँ पर बेटा गए वापस, इंग्लैंड गए वापस, ठीक है। और इंग्लैंड जाने के बाद इन्होंने क्या किया बेटा, इस तरीके से अगर बात किया जाए तो इंग्लैंड जाने के बाद इन्होंने किसके साथ, कौन से प्रोफेसर के साथ काम किया, प्रोफेसर जी.डब्ल्यू. केन्नर के साथ, प्रोफेसर ए.आर. टोड के साथ किया, ठीक है। और ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की जब की बात थी जब इनका इंटरेस्ट, ठीक है, किसकी तरफ, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरफ मुड़ा, या ऐसे बोल सकते हैं प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड की तरफ ये क्या हुए बेटा, इंटरेस्टेड हुए, ठीक है। फिर उसके बाद इस सब कार्य के लिए बाद में फिर नोबेल प्राइज मिला किस टॉपिक पर बेटा, मेडिसिन और फिजियोलॉजी के टॉपिक पर, ठीक है। और इन्होंने क्या किया था बेटा, किसके साथ, मार्शल नीरेनबर्ग, रॉबर्ट होली के साथ, फॉर क्रैकिंग ऑफ जेनेटिक कोड की क्रैकिंग के लिए, ठीक है। बस इस तरीके से हम बात करेंगे बेटा। अब डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की बात करने जा रहे हैं, ठीक। हाँ बेटा, अब हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के बारे में बात करने जा रहे हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बेटा ये होता है, अगर हम बात करें कि ये हर किसी एक इंसान को मालूम है बेटा कि उसकी एक क्या होती है बेटा, फिंगरप्रिंट होती है। इट इज़ नोन, ठीक है, दैट एवरी इंडिविजुअल हैज़ यूनिक फिंगरप्रिंट, ठीक है बेटा।
प्रत्येक इंडिविजुअल की अपनी यूनिक, अनुपम, अनोखा, सबसे अलग क्या होता है बेटा, फिंगरप्रिंट होती है। ठीक है, दीज अकर एट द टिप ऑफ द फिंगर, ये हमारे कहाँ पर पाई जाती है बेटा, फिंगर टिप्स पर पाई जाती है। एंड हैव बीन यूज फॉर आइडेंटिफिकेशन फॉर ए लॉन्ग डेज। ठीक है, बहुत लॉन्ग टाइम से अगर बात किया जाए, इसको हम किस में इस्तेमाल करते थे बेटा, आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल किया करते थे। बट दीज कैन बी अल्टर्ड बाई सर्जरी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा। अगर हम बात करें तो इस हम अपने जो फिंगरप्रिंट है इसको हम क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं बाय द सर्जरी करवा करके। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी ये फिंगर टिप पर जो हमारी ये आइडेंटिफिकेशन जो हुआ करता था, ये अब हमारा क्या है, यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है, हमारी आइडेंटिफिकेशन की यूनिक प्रॉपर्टी नहीं है। ए सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए आल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन एंड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बेटा ये बात दिमाग पर याद रखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, कि अगर हम बात करें तो जो सीक्वेंस ऑफ डीएनए का होता है बेटा, किसी भी पर्सन का, वो क्या होता है बेटा, यूनिक होता है। ए सीक्वेंस ऑफ बेस ऑन डीएनए इज आल्सो यूनिक फॉर ए पर्सन, किसी भी पर्सन के लिए जो डीएनए का सीक्वेंस होता है, डीएनए के जो बेसिस का सीक्वेंस होता है, वो क्या होता है बेटा, यूनिक होता है। यूनिक का मतलब ये है कि और किसी का मैच नहीं कर सकता बेटा। ठीक है, एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके लिए जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा लाइन यही वाली है। ए सीक्वेंस ऑफ बेसिस ऑन डीएनए, जो डीएनए पर सीक्वेंस बेसिस का सीक्वेंस होता है वो किसी भी पर्सन का क्या होता है, यूनिक होता है। एंड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस इज कॉल्ड डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, इसके रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है उसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, और ये हमारा क्या बात करोगे, आगे बात करते हैं। इट इज द सेम फॉर एवरी सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, हमारे बॉडी की कोई भी सेल हो, ठीक है, ये हर एक सेल के लिए क्या होती है बेटा, सेम होती है। एंड कैन नॉट बी अल्टर्ड, और इसको हम बदल नहीं सकते बाई एनी ट्रीटमेंट, कोई भी ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जिस ट्रीटमेंट के द्वारा हम इसको क्या कर सके बेटा, अल्टर कर सके। इसका मतलब जो हुआ, इसका मतलब जो हमारे डीएनए का बेसिस होती है, बेसिस का जो सीक्वेंस होता है वही हमारी क्या होती है बेटा, यूनिक क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज नो यूज, आजकल हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल कहाँ करते हैं बेटा, इन फोरेंसिक लेबोरेटरीज फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ठीक है, अगर हम क्रिमिनल को पहचानना चाहते हैं, फोरेंसिक लेबोरेटरी में आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल को पहचानने के लिए हम फोरेंसिक लेबोरेटरी में कि हम क्या कहते हैं, क्रिमिनल को पहचानने के लिए भी हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का इस्तेमाल करते हैं। टू डिटरमाइन पैटर्निटी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है, किसी भी इंडिविजुअल के, ठीक है, माता पिता के बारे में, पैटर्निटी के बारे में भी हम क्या डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा हम डिटरमाइन कर सकते हैं बेटा। टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट बाई कंपेयरिंग द डीएनएज ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रेन। बेटा कभी कभी क्या होता है बेटा, कोई एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट के बाद माना कि किसी के, ठीक है, बच्चे की या माता पिता की डेथ हो गई, उसके बाद फिर उसके हकदार कोई दूसरा होने लगा, तो अगर दो लोग होने लगे तब क्या किया जाता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करवाई जाती है। जहां पर हमारा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के द्वारा जहां पर बेसिस का सीक्वेंस ज़्यादा से ज़्यादा जहां पर मिलेंगे उसी को डेड बॉडीज दी जाएगी। वही कह रहा है, फॉर टू आइडेंटिफाई द डेड बॉडीज इन एनी एक्सीडेंट, किसी भी एक्सीडेंट में, ठीक है, कंपेयरिंग द डीएनएज ऑफ पेरेंट एंड चिल्ड्रन। ठीक है, पेरेंट या चिल्ड्रन के बच्चे के क्या कहते हैं, डीएनए के सीक्वेंस को हम क्या करते हैं बेटा, कंपेयर करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिमिलरिटी जिसको जहाँ पर दिखती है उसको हम क्या करते हैं बेटा, डेड बॉडीज को हम दे सकते हैं। ठीक है, देते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टू रीराइट रेशियल ग्रुप टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बेटा एक वर्ड और है बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा, टू आइडेंटिफाई रेशियल ग्रुप टू रीराइट बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। बेटा हमारी उत्पत्ति कहाँ से हुई है बेटा, इसके बारे में भी हम इस तरीके से जान सकते हैं कि हमारा जो बायोलॉजिकल इवोल्यूशन, हमारा इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है बेटा, इसके बारे में भी हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमारा क्या होगा, बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, आइए हम लोग अब बात करेंगे बेटा
बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, बायोलॉजिकल फंक्शन, न्यूक्लिक एसिड के बायोलॉजिकल फंक्शन के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं। डीएनए इज द केमिकल बेसिस ऑफ हेरिडिटी। इसका मतलब यही बात मैंने शुरुआत में बोला था बेटा कि जो हमारे हेरिडिटी मटेरियल होता है वो क्या होता है बेटा, डीएनए होता है। ये कह भी रहा है साफ लफ्जों में कि डीएनए जो होता है वो हमारे हेरिडिटी का क्या होता है बेटा, बेस होता है। ठीक है, एंड मे बी रिगार्डेड एज अ रिजर्व ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन, और हम इसको ये मान सकते हैं कि ये हमारे जेनेटिक इंफॉर्मेशन के लिए रिजर्व मटेरियल होता है बेटा। ठीक है, कौन, डीएनए। ठीक है, आगे बात करेंगे। डीएनए इज एक्सक्लूसिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द आइडेंटिटी ऑफ डिफरेंट स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। बेटा मिलियंस ऑफ ईयर की अगर बात कर लिया जाए, किसी भी ऑर्गेनिज्म की स्पीसीज की अगर बात किया जाए तो वो डिफरेंट है, वो जो कि मेंटेन है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है बेटा, डीएनए रिस्पॉन्सिबल है बेटा। कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, डीएनए रिस्पॉन्सिबल होगा। कह रहा है ए डीएनए मॉलिक्यूल इज कैपेबल ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा कि अगर आपसे कहा जाए कि सेल्फ डुप्लीकेटिंग की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है बेटा, तो सेल्फ डुप्लीकेटिंग की प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन। जब भी सेल डिवीजन होता है तब डीएनए के अंदर सेल्फ डुप्लीकेटिंग, ठीक है, स्वतः डुप्लीकेशन की प्रॉपर्टी पाई जाती है डीएनए में। एंड आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड आर ट्रांसफर टू डाटर सेल, और एकदम सेम डीएनए स्ट्रैंड, जो आइडेंटिकल डीएनए स्ट्रैंड जो होते हैं वो डाटर सेल में क्या होते हैं बेटा, ट्रांसफर होते हैं। अनदर इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज द प्रोटीन सिंथेसिस। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। अगर हमसे कहा जाए कि डीएनए का जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, जेनेटिक मटेरियल के साथ साथ उसका दूसरा काम क्या है बेटा, तो ये आप बताओगे। जो न्यूक्लिक एसिड जो हो डीएनए है वो प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है, किसमें बेटा, सेल में। अगर आपसे कहा जाए कि अनदर फंक्शन जो हमारा न्यूक्लिक एसिड का है वो क्या है, तो क्या बताओगे, किसी भी सेल के अंदर प्रोटीन की क्या बेटा, सिंथेसिस करवाना। ठीक है, लेकिन ये बात याद रखना कि जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है वो डीएनए बेटा एक्चुअल में डीएनए नहीं करवाता है, सिंथेसिस करवाता है आरएनए। लेकिन जो कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस होनी है इसके लिए मैसेज कौन भेजता है बेटा, डीएनए। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। द प्रोटीन आर सिंथेसाइज बाय वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल। जो प्रोटीन जो होता है वो सिंथेसाइज किया जाता है वेरियस आरएनए मॉलिक्यूल। ठीक है, इसका मतलब जो प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है, कौन करवाता है बेटा, आरएनए मॉलिक्यूल करवाता है इन द सेल के। बट मैसेज, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा, जो ये मैसेज है, ये जो मैसेज जो हमारा पर्टिकुलर प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए किस में प्रेजेंट होता है बेटा, तो क्या बताओगे, डीएनए में। ठीक है, अगर हमसे कहा जाए कि ये मैसेज जो कौन सी प्रोटीन हमारी सिंथेसिस होनी है, इसका मैसेज कौन भेजता है बेटा, तो क्या बताओगे, डीएनए भेजता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता कौन है, आरएनए करवाता है, लेकिन मैसेज कौन भेजता है बेटा, कौन सी प्रोटीन की सिंथेसिस होनी है, कौन, डीएनए। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बात कर सकते हैं थे। ठीक है, पूरी तरीके से सारी बातें हो गई। अब हम लोग बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।